जय हिंद फ्रेंड्स। यहां कौन अमर होके आया है सर? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं एक फिलोसोफर को आप जरूर, वैसे तो फिलोसफी पढ़िए, फिलोसफी एक ऐसा विषय है जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को, क्योंकि फिलॉसफी आपको सोचने पर मजबूर करती है। दर्शन और हिंदुस्तान के दार्शनिकों का क्या कहना, शंकर, रामानुज, बुद्ध, कपिल, राधाकृष्णन की एक किताब है द इंडियन फिलॉसफी, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ें। और जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, श्री हरिप्रसाद सिन्हा की किताब है भारतीय दर्शन, कभी मौका लगे जरूर पढ़ें, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा। और वेस्टर्न फिलोसफर भी कम नहीं है सर, कांट, डेकार्ट्स, लाइबनीज, स्पिनोजा, फेडरिक विलियम नीत्शे, इस आदमी को जरूर पढ़ें सर। कहता दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक मास्टर मोरालिटी, एक स्लेव मोरालिटी। कहता वो जो मास्टर मोरालिटी के लोग हैं कि हम हैं, बाकी पानी कम है, वो गुलामी ना करेंगे, कभी कर ही नहीं सकते। क्यों करेंगे? इस देश में 90% लोग भगवान कृष्ण और राम की पूजा करते हैं, लेकिन उनसे एक चीज नहीं सीख पाते कि शक्ति अर्जित करनी है। शक्ति, 14 साल जंगल में रहे, शक्ति अर्जित किया, कृष्ण साधना किया, ये नहीं बस भगवान वो। इसीलिए ये लोग, हम क्यों इनकी पूजा करते हैं? क्योंकि ये हमारे क्यों आदर्श हैं कि हमें भी तपस्या करनी है, तभी तो सेवा कर पाएंगे, तभी तो अर्जुनों की मदद कर पाएंगे, तभी तो दुर्योधन और दुशासन को मार पाएंगे। कि फेसबुक पर टाइप करने से लड़ोगे तुम दुशासन से, द कंट्री इज इन डेंजर। आजकल तो हमारे पास फेसबुक वॉरियर है, वो सारी क्रांति फेसबुक पे ही करा देते हैं। एक तो ये भारत, लेकिन दुनिया में बाकी मुल्कों में क्रांतियां हुई, और सबसे अहम क्रांति है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल डाला, 1750। और इस क्रांति का आप महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व इतिहास को, आधुनिक पूर्व विश्व इतिहास और आधुनिक विश्व इतिहास, इन दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइडिंग लाइन क्या है? 1750। कई सारे इतिहासकार कई अन्य सालों को भी मानते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ईयर अगर आप डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, आधुनिक विश्व इतिहास और आधुनिक पूर्व विश्व इतिहास, 1750। इस घटना के बाद इतनी क्रांतियां हुई सर। अमेरिकी क्रांति 1787, फ्रेंच क्रांति 1789, रशियन रेवोल्यूशन 1917, चाइनीज रेवोल्यूशन 1949, ये सारे क्रांतियों की मां है। ये जो क्रांति है ना, औद्योगिक क्रांति, ये सारे क्रांतियों की मां है। अमेरिकन रेवोल्यूशन देखो, सब 1750 के बाद। 1750 के पहले एक रेवोल्यूशन है, उसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, 1688 का, वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन इसके बाद दुनिया में क्रांतियों का दौर, देखो, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1787, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, रशियन रेवोल्यूशन 1917, चाइनीज रेवोल्यूशन 1949। तो क्यों? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति, रेवोल्यूशन, मूवमेंट, आंदोलन,
और रिवोल्ट, ये 3 वर्ड हैं विद्रोह। इन तीनों में फर्क क्या है? मूवमेंट में जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर होता है, जो स्थापित व्यवस्था होती है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर, एग्जिस्टिंग मूवमेंट में जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर होता है उसमें सिर्फ रिफॉर्म की मांग होती है, बस। जब भी स्थापित व्यवस्था में सुधार की मांग हो, जब भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर में रिफॉर्म की बात हो, तो वो हुआ आंदोलन। आप कहोगे एग्जाम्पल, वर्ण व्यवस्था, 6ठी शताब्दी का धार्मिक आंदोलन, 6th सेंचुरी का रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धा, महावीरा। ये वर्ण व्यवस्था के अंत की बात नहीं कहते, ये नहीं कहते वर्ण व्यवस्था खत्म कर दो, नहीं, ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में सुधार कर दो। तो ब्राह्मणवादी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर है, ये कहते नहीं, वर्ण व्यवस्था को, वर्णा जो सिस्टम है इसको कर्म के आधार पर कर। इसीलिए हम 6ठी शताब्दी के जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनको हम धार्मिक आंदोलन कहते हैं। जब भी, इसीलिए हम भारत की जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसको हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी हमने उसको खत्म नहीं किया, सिर्फ शासक बदल गए, व्यवस्था वही है। यह होता है आंदोलन। पुरानी व्यवस्था में सुधार की मांग, तो फिर रेवोल्यूशन क्या है? एग्जिस्टिंग ऑर्डर, जो पुरानी व्यवस्था है उसका एंड, खत्म, और नई व्यवस्था की शुरुआत, न्यू ऑर्डर। पुरानी व्यवस्था का अंत, नई व्यवस्था की शुरुआत। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, एंड ऑफ द स्टेटस ऑफ मोनार्की, राजशाही का जो महत्व है वो खत्म हो गया। फिर क्या शुरू हो गया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली। यह है क्रांति। पुरानी व्यवस्था का अंत, नई व्यवस्था की शुरुआत, एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ऑर्डर। रिवोल्ट क्या है? व्यवस्था के खिलाफ अपराइजिंग। किसी व्यवस्था से असंतुष्ट होकर उसके खिलाफ खड़े हो जाना। लेकिन आपके पास उसको रिप्लेस करके नई व्यवस्था का कोई प्रारूप नहीं है। जैसे 1857 में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह तो किया इन्होंने, कंपनी को, सत्ता को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई नया विकल्प नहीं था। ये वही पुरानी सड़ी गरी परंपरा जो चली आ रही थी, जो मर चुकी थी, उसको फिर से जिंदा कर, ये मुर्दों को फिर जिंदा करना चाहते थे, वो होता ही नहीं। यह है क्रांति, आंदोलन और विद्रोह में अंतर। अब सवाल यह है, इससे पहले कि मैं औद्योगिक क्रांति की कहानी शुरू करूं, मैं आप सबसे यह कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन में भी क्रांति की शुरुआत करें। भारत में हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं थी। भारत में हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल, आयुर्वेदाचार्य थे, डॉक्टर्स थे, और भारत का जो सिद्धांत है, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, व्यक्तिक क्रांति, इंडिविजुअल रेवोल्यूशन, हमसे एक हमारे मित्र ने पूछा कि हिंदुस्तान में, खासकर हिंदू
विशेषकर हिंदू अपने बच्चों से धार्मिक होने को नहीं कहते। तो बहुत सारे हिंदू परिवारों में अगर बच्चा गीता उठा लेगा ना क्लास 10th में तो मार खाएगा कि फिजिक्स पढ़ ले, फिजिक्स, गीता पढ़ रहे हैं, बाबा बनने जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा ये, हिंदू परिवारों में। हिंदू समाज ने, इसीलिए हिंदू ज्यादा कट्टर नहीं है। हिंदू समाज में किसी बच्चे को कि गीता पढ़ाई नहीं जाती, अपवाद होंगे, अपवाद कोई पढ़ाता हो वो अलग बात है। हिंदू कट्टर नहीं है। ये सबसे मुख्य वजह है कि हिंदू कट्टर नहीं है। और सर बच्चे को गीता पढ़ाने से फायदा ही क्या? वो एनसीईआरटी पढ़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो न्यूटन का पहला नियम समझ ले, यही बहुत है। कुरान, गीता, ये एमएससी फिजिक्स से कर रहे लोग नहीं समझ पाते, वो क्लास 5th 6th का लड़का समझेगा? मैंने बड़े धार्मिक संप्रदायों में देखा बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ाते हैं। बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मैं इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप उन्हें मंदिर ले जाइए अपने साथ, आप उन्हें मस्जिद ले जाइए अपने साथ, ले जाइए और उनकी सोच को विकसित करिए, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी डेवलप कराइए। और जब वो वोट डालने के अधिकारी हो जाएं 18 साल, तब उन्हें आप अनुमति दीजिए धर्म ग्रंथ पढ़ने की, कि बेटा तुम्हारी चॉइस। तो अब सवाल यह उठता है कि हिंदुओं ने आखिर अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया? ऐसी क्या वजह है? बड़ी साधारण सी वजह है। हिंदुओं ने कहा कि जीवन में 4 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला है सर, ये बहुत वैज्ञानिक। इसीलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी नहीं कहते बचपन में कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कहते ही नहीं हो। इसका मतलब हिंदू धार्मिक है? बिल्कुल नहीं। पहला उद्देश्य कहते हैं जीवन का धर्म। धर्म मतलब शिक्षा, एजुकेशन। और मैंने कहा आपसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है, दिमाग को जिंदा करना। आपका दिमाग जिंदा हो जाए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप आईएएस बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आपको जो मन में आए बनिए। लेकिन शिक्षा नौकरी कराने के लिए नहीं है, शिक्षा नौकर बनाने के लिए नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। और जब आप दिमाग जिंदा हो जाएगा तब आप पैसा कमाइए, अर्थ, मनी, खूब पैसा कमाइए। टारगेट सेट करिए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। इस देश में बहुत लोग आपको मिलेंगे डायलॉग मारते हुए कि अरे पैसा तो भैया बदमाशों के पास भी है, और पैसा तो भैया नाचने वाले भी कमाती है भैया, और पैसा है क्या भैया, हाथ का मैल है, दिखा निकाल के दिखा। इस देश का 98% आदमी पैसे के पीछे पागल है, लेकिन डायलॉग बहुत मारता है। पैसा जरूर कमाइए सर, 1 लाख करोड़ से नीचे तो गोल सेट ही मत करिए। जब सपने में ही मोहब्बत करनी है तो डेमी मूर से कर लें, जो काम करने वाली आती है उससे। जब सपना ही देखना है, इस देश में लोग सपना देखने से डरते हैं।
एक साहब ने एक बार हमसे क्लास में पूछा कि स्त्रियों को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है, स्त्रियां ऐसा क्या है जो इतनी उनको इज्जत समाज में दी जाती है। मैंने कहा सर वो महारानी पैदा ही होती हैं और राजकुमारियां पैदा ही होती हैं, वो तो रिप्रेजेंटेटिव है भगवान की धरती पर। बोले कैसे? मैंने कहा स्त्री चाहे जिस घर की हो, चाहे वो रिक्शा वाले की घर की हो, चाहे आईएएस के घर की हो, चाहे प्रधानमंत्री के घर की हो, वो हमेशा कहती है मेरे सपनों का राजकुमार। इसीलिए स्त्रियां बड़ी हैं, हमेशा कहती मेरे सपनों का राजकुमार। लड़के तो किसी को भी सपने में देख लेते हैं, स्टेटस ही खराब है इनका।